आप देख रहे हैं हम रखे ख्याल आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो बचपन से ही बहरे होते हैं। इन बच्चों के बहरेपन की वजह क्या है, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इनका इलाज कैसे हो सकता है और भारत सरकार इनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं करती है या किस तरह का इलाज उपलब्ध करवाती है, इसी पे बातचीत करेंगे आज। हर पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि उसका बच्चा हेल्दी हो और उसके लिए वह तरह तरह के जतन करते हैं, कोशिशें करते हैं। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसके बाद से उसकी सपनों की उड़ान शुरू हो जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर बहुत सारे सपने बुनती है। माँ बाप अलग अलग सपने बुनते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उनको पता चलता है कि बच्चा जो है सुन नहीं पा रहा है, तब बहुत तकलीफ़ होती है। और ऐसे में माँ बाप को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है उसको सिर्फ वही माँ बाप समझ सकते हैं। शुरू के 1-2 साल तक समझ में नहीं आता है कि बच्चा कम सुन रहा है या नहीं सुन पा रहा है, या फिर जो है उसको कुछ 2 या 3 साल बाद समझ में आता है। कुछ बच्चों को बारे में कुछ पेरेंट्स जल्दी ही समझ जाते हैं, जैसे कि घर की जो बुजुर्ग हैं, दादी हैं या नानी हैं या बुजुर्ग हैं, वो बात करते हैं, समझ में आता है कि बच्चा आवाज़ पे रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों बच्चा एक बहरा होता है बचपन से ही? क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गलतियां हुई या फिर जब बच्चे का जन्म हो रहा था उस वक्त कुछ ऐसे ही घटनाएं घटी जिसकी वजह से बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ? और यदि बच्चा जब बड़ा होता है तो किस उम्र में जाकर इसका इलाज हो सकता है और पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, या फिर एक स्वस्थ बच्चे की तरह से, हेल्दी बच्चे की तरह से अपने जीवन को जी सकता है? कान की वो कौन सी सर्जरी है जिसकी वजह से ये उसको फ़ायदा हो सकता है? पहले हम देखते थे कि बच्चे यदि नहीं सुन पाते हैं तो उनको जो है एक मशीन इस्तेमाल होती थी, सुनने की मशीन, और उसके ज़रिए बच्चे सुन पाते थे। ऐसे बच्चों के बारे में आज डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से बातचीत करेंगे कि इस तरह के बच्चों का इलाज कैसे होता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के शो में। हम आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर से थोड़ी आवाज़ अच्छा, को ठीक करें। मैंने अपना तो वॉल्यूम पूरा कर दिया है जी, अजय थोड़ी सी जी। और आवाज़ को बढ़ाएं। एक बार जरा जी, अपने पीसीआर से चेक करा लें। हल्की आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। तो आज के जो शो में जो है इन्हीं बच्चों पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। और आपके अस्पताल में ऐसे ढेरों बच्चे आते हैं और आपने एक जी इंजेक्शन भी इजाद किया है, पीआरपी इंजेक्शन, जिसके जरिए आप बच्चों की बधिरता का इलाज करते हैं, जिसको लेकर आपको काफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैं समझता हूं जी कि देश के चुनिंदा डॉक्टरों में से आप एक हैं जो बधिर बच्चों का इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब। जी 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 डॉक्टर साहब, जी हमारे दर्शकों को बताएं आप मेरी सबसे। आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है मुझ तक आपकी आवाज़। जी जी जी, डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो बच्चे हैं ये पैदाइशी बहरे क्यों पैदा होते हैं, साइंटिफिकली क्या है या मेडिकली क्या है, क्या रीजन हो सकते हैं और किस तरह से फिर आप इनका इलाज करते हैं? वो देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। उसमें कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइटोमेगालो वायरस है, मम्प्स है, कुछ और वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। या जो बच्चे हैं वो 9 महीने से पहले अगर पैदा हो जाते हैं उनको जॉन्डिस हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जो ये पाया गया है कि बधिरता से लिंक्ड होते हैं। जो ये होती है बधिरता, उसको हम टेस्ट करने के लिए, पैदा जैसे बच्चा होता है तो एक ASSR टेस्ट करते हैं जी, और उससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि बच्चा बधिर है या नॉर्मल सुन रहा है। अगर बधिर है बच्चा तो उसके लिए कुछ इस तरह की डिवाइस हम यूज करते हैं जो उसका हियरिंग में हेल्प करती है। जी, वो जो डिवाइस हैं उनमें एक तो कॉकलियर इम्प्लांट है जी, और एक हम अपना प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाते हैं जो ऑटोलोगस प्लाज्मा होता है। जी, जो कॉकलियर इम्प्लांट है वो क्योंकि
10 से 12 लाख रुपए का एक कान में पड़ता है, हम्म। तो अधिकतर बच्चे के पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा नेचुरल वे में सस्ता इलाज हो जाए। जी। तो ये जो हमारा प्लाज्मा का इंजेक्शन है, हम्म। ये उसी के लिए हमने डेवलप किया है। हम्म। और ये हम जब बच्चों को उस नस के पास लगाते हैं और उसकी मल्टीपल सेटिंग्स करते हैं ग्रुप के हिसाब से, जी। तो उनमें नेचुरल हियरिंग आने लगती है और वो फिर बोलने और सुनने लगते हैं। जी। जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें अगर इससे आवाज नहीं आती है तो एक कॉकलियर इम्प्लांट होती है डिवाइस, जी। उसको हम लगा सकते हैं ऑपरेशन के जरिए और उनमें आवाज आने लगती है अगर उसके बैड इफेक्ट ना हो, उसमें इन्फेक्शन ना हो, ऑपरेशन अच्छे से कामयाब हो जाए। पर सोचने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर डिवाइस बना था कोक्लियर इम्प्लांट का, वो माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बनवाया था। और वो जो था वो सिर्फ 80,000 का बना था, डीआरडीओ ने बनाया था जी। 80,000 की वो चीज यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन जो बाहर से कोक्लियर इम्प्लांट आते हैं वो सब लगाए जा रहे हैं एडिप स्कीम के जरिए। तो जो एडिप स्कीम के जरिए लगाए जा रहे हैं वो पूरी जो जनसंख्या है उसको कवर नहीं कर सकते। 67 मिलियन बच्चे हैं भारत में जो बधिर हैं। जी। और इतने कोक्लियर इम्प्लांट सरकार के द्वारा नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वो महंगे होते हैं। जी। तो अब इनमें जो रास्ता बचता है वो ये है कि हम नेचुरल थेरेपी उनको दें, उससे देखें कि कितना इम्प्रूवमेंट उनमें आता है। इम्प्रूवमेंट 6 इंजेक्शन के बाद अगर हमें लगता है तो हम कंटिन्यू करते हैं, 6 के बाद अगर नहीं लगता है तो हम एक कान के कोक्लियर इम्प्लांट के लिए उनको एडिप स्कीम के द्वारा भेज देते हैं। जी। तो ये हमारा क्राइटेरिया है और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से, नेपाल से, बंगाल से और अमेरिका वगैरह से बच्चे आते हैं। उनको हम ये जो थेरेपी है नेचुरल वे में देते हैं और उनसे उनका इम्प्रूवमेंट होता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कॉकलियर प्लांट की जो खर्चा है वो लगभग 10 से 11 लाख के आसपास हमारे सुनने में आता है, इतना होता है। जी जी। और जैसे आप बता रहे हैं पीआरपी इंजेक्शन का, इसका कितना खर्चा आता है? जो पीआरपी का खर्चा है एक इंजेक्शन का, वो मान के चले कि करीब 5 से 6 हजार रुपये आता है। जी। और जो 5 से 6 हजार रुपये खर्चा है, अगर 6 इंजेक्शन हम करते हैं तो 30,000 आता है। एक अच्छी हियरिंग एड भी 30,000 में आती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है बच्चों को ठीक करने का। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो साउंड होता है ये नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल साउंड नहीं होता है। जो कोक्लियर इम्प्लांट का साउंड होता है वो मैकेनिकल होता है। अगर हम रात को डिवाइस को हटा के सोते हैं तो हम बहरे हैं। और अगर खेल रहा है बच्चा, वो टूट जाता है तो फिर से 10 लाख रुपए खर्च करिए। कोई मतलब इसको अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। अगर सरकार किसी बच्चे का करती भी है तो सेकंड टाइम उसको फिर से वो अलाउ नहीं करेगी। वो कहेगी आपने इसको सेफ तरीके से नहीं रखा है तो आपकी जिम्मेवारी है, आप कराइए। जी जी जी। तो ये इस तरह का है जैसे अंग्रेज चाय यहाँ छोड़कर गए थे और फिर उसका एडिक्शन ऐसा हुआ। अब आप देखिए कि हर घर में कितनी चाय की खपत होती है। जी। सेम इसका है कि वो एक लगा के छोड़ देंगे, आवाज अच्छी आएगी बच्चे को, फिर टूटे रहे, फिर उनके परिवार की जिम्मेदारी है। हर 10 साल के बाद उसको चेंज कराना है और अगर टूट जाए तो रिपेयर कराना है। और अगर वो कहीं खेल रहे हैं बच्चे या पानी उनी गिर जाए तो खराब हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये जो सिस्टम है, इसके लिए एक तो हम जो हमारी गवर्नमेंट है उसे चाहते हैं कि डीआरडीओ वाला जो कोक्लियर इम्प्लांट है उस पर कुछ काम किया जाए, जो कि 80,000 का है, सस्ता पड़ेगा हमारी जितनी भी जनता है। और ये वाली जो थेरेपी है ये ऑलरेडी कोविड में की गई थी
जो ये है वो आईवी लाइन से देते थे और होमोलोगस प्लाज्मा देते थे। जी हम ऑटोलोगस प्लाज्मा देते हैं, मतलब सेम बच्चे से बनाया हुआ प्लाज्मा बच्चे को देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक नेचुरल थेरेपी के फॉर्म में होती है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया ये तो काफ़ी इजी है और सस्ता भी है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बैड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑटोलोगस प्लाज्मा है। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो खैर रहा कि किस तरह के डिवाइसेस हैं या किस तरह का इलाज है, जैसे आपने पीआरपी इंजेक्शन के बारे में बताया, आपने ये भी जी बताया। अब ये जो बच्चे हैं किस एज में आपके पास पहुंचते हैं, और क्या माँ बाप को कैसे पता चलता है कि उनका बच्चा नहीं सुन पा रहा है, और आप जब उनके पास बच्चों को लेकर आते हैं तो किस तरीके से एक इलाज शुरू होता है और उनकी उम्मीदें क्या होती हैं? और देखिए, मैं आपके माध्यम से जो आपके देखने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर कोई इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हुए हैं, जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, बच्चे को पीलिया हुआ है, या वो एनआईसीयू में रखा गया है, तो हर माँ बाप को ये हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए। ASSR टेस्ट बोलते हैं उसको। उससे ये पता लग जाता है कि हमारा बच्चा बधिर तो नहीं है, और अगर हमारा बच्चा बधिर नहीं है, ठीक है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी कमी नजर आती है तो उसको एकदम डॉक्टर के संपर्क में आ जाना चाहिए। और हम ये जो अपना इंजेक्शन का डिवाइस स्टार्ट करते हैं 11 महीने से शुरू करते हैं, जी और 11 महीने से इसको स्टार्ट इसलिए करते हैं कि जो आवाज अगर जल्दी कान में बच्चे के जाएगी तो 1 साल तक वो बोलना शुरू कर लेता है। ठीक तो है। हम ये चाहते हैं कि 1 महीने में हम 4 से 5 इंजेक्शन बच्चे को लगा दें, तो वो कुछ साउंड उसके कान में जाए और उसका स्पीच डेवलप हो जाए। तो ये हम लोगों का प्रोसेस रहता है। और अगर किसी को पीलिया होता है, बच्चे को कोई आईसीयू में रखा जाता है या मशीन में रखा जाता है, तो इन बच्चों में ज्यादा संभावना रहती है बधिरता की। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि ये वो बच्चे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बधिर हो जाते हैं। क्या जन्म के जी समय भी या मालूम पड़ता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कुछ बच्चे बधिर हो जाते हैं, जैसे या तो जनरेटर की ऊंची आवाज़ हो, शोर हो, डीजे हो या नॉइज पॉल्यूशन हो, इस तरह से बच्चों पर कुछ बुरा असर पड़ता है बचपन में भी? जी जी जी, उस पे बचपन में भी पड़ता है, प्रेगनेंसी में भी पड़ता है। अगर कोई उस वक्त कोई भी वुमेन हाई इंटेंसिटी नॉइज के आसपास बैठी है, तो उसका भी फर्क बच्चे के ऊपर पड़ता है जो उनके गर्भ में है बच्चा। और हाई इंटेंसिटी नॉइज से कुछ इस तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो उसको नुकसान पैदा करते हैं। या जो हमारी जो वो है मदर्स हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई इंजेक्शन वगैरह दिया गया है, जैसे एमिकासिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, या जो भी ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, तो वो बच्चे को भी नुकसान करती हैं और मदर को भी नुकसान करती हैं। तो ये सब चीजें पूरा हिस्ट्री ली जाती है उसकी प्रॉपर वे में, और स्टार्टिंग में ही उन चीजों से हम बचने के लिए बोलते हैं कि जितनी भी ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो उस वक्त मदर को ना दी जाए जब उनकी प्रेगनेंसी चल रही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया यदि बच्चों के माँ बाप, जैसे कहते हैं ना अनुवांशिक, क्या ये अनुवांशिक भी है, ऐसा कुछ होता है? जी, ये एक जीन होता है, उसकी डेफिशिएंसी में ये आगे जनरेशन्स में भी चलता है। तो ये अभी एक लैब है फिलाडेल्फिया में, यूएस में, उन्होंने उस जीन को आइडेंटिफाई किया है, और वो उस जीन को वहां पर इंजेक्ट करते हैं, और जीन थेरेपी बोलते हैं इसको, और उससे बच्चे सुनने लगते हैं। 18 से 20 बच्चों पे ये उन्होंने किया है, और ये बहुत अच्छी रिसर्च है। तो जो अनुवांशिक बहरे होते हैं उनके लिए आने वाले समय में ये बहुत अच्छा स्कोप है। जी,
और जिनके माँ बाप यदि ऐसा सुनना दिव्यांग होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, क्या उनके बच्चों में भी इस तरह की संभावनाएं ज्यादा होती हैं या फिर कुछ और हो सकता है? उनमें संभावना ज्यादा इसलिए होती है हम्म। कि जो जीन वो होता है, अगर उसकी कमी होती है उनमें, हम्म। तो उस जीन को फिर से डाल दिया जाता है शरीर में। तो ठीक है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया जाए हम्म। तो वो और अच्छा होता है। फिर जीन को शरीर में अगर डाल दिया जाता है तो वो सारी उसकी कमी पूरी हो जाती है और वो नेचुरल वे में सुनने लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अभी ये बच्चे ठीक हो जाते हैं और जब बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, फिर ये एक गृहस्थ जीवन में जाते हैं, तो क्या इनकी भी, मैं जो आगे की जनरेशन आएगी इन बच्चों की, क्या उनमें भी ये चीज़ें ट्रांसफर हो सकती है? जैसे आनुवंशिकी की हम बात कर रहे थे। उनके कुछ टेस्ट करने पड़ते हम्म। हैं, जीन एनालिसिस करनी पड़ती है। हम्म। अगर वो इस तरह की कोई उनको प्रॉब्लम लगती है तो पहले से ही इन एडवांस अगर उसके पेरेंट्स आके डॉक्टर से मिल ले हम्म। तो उनको एक रास्ता बताया जा सकता हम्म। है। स्टेम सेल थेरेपी होती है जो हम करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी होता है, हम्म। जीन थेरेपी होता है। तो आज की तारीख में जो सेल थेरेपी और जीन थेरेपी है, हम्म। ये न्यू इन्वेंशन है, न्यू एरा है। हम्म। और इसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। जी। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में ये सब चीजें आ रही हैं। और जो ये प्लाज्मा है, ये बहुत चीजों को रीजनरेट करता है। जैसे नर्व को तो करता ही है, हम्म। अगर किसी के घुटने वगैरह डैमेज होते हैं उनको रीजनरेट करता है। अगर किसी को हेयर कम आते हैं तो उनके फॉलिकल्स को रीजनरेट करता है। तो ये जो थेरेपी है ये न्यू एरा है और इसको हम रीजनरेटिव थेरेपी बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो सारी आपने एक बता दिया कि इलाज क्या है इसका, किस तरीके से होता है। अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो प्रेगनेंसी के जी, दौरान किस तरीके से ध्यान रखा जाए जब आप कंसीव कर लेते हैं, तो कैसे ध्यान रखा जाए कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो? वो देखिए, अगर कोई भी गूगल करेगा हम्म। ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, जी। ओटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं वो अगर प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली जाएंगी हम्म। तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, जो भी इस तरह की दवाइयां हैं जो मदर को भी नुकसान कर सकती हैं, बच्चे को भी करती हैं, हर उसको फीमेल डॉक्टर जानती हैं, हर ईएनटी के डॉक्टर जानते हैं। और उसके साथ साथ जैसे वायरल अगर फीवर होता है हम्म। या उनको कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता है जिससे परेशानी बन सकती है तो इमीडिएटली उसके अलग से कुछ टेस्ट हो जाते हैं। उन टेस्ट को अगर करवाया जाए कि कितनी उसमें एंटीजन एंटीबॉडीज हैं सीरम में, तो अंदाजा लग जाता है कि ये हमारे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हम्म। जो सावधानी रखनी है वो सिंपल ये है कि हम हाई इंटेंसिटी साउंड्स में ना जाएं हम्म। और हम कोई अनवांटेड दवाई ना खाएं जिसकी जरूरत ही ना हो। हम्म। इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें उस दौरान जो 9 महीने का पीरियड है। हम्म। जो खाना पीना है अपना उसको अच्छा हम्म। रखें, हेल्दी फूड खाएं, और हर तरह की उसमें विटामिन्स वगैरह मिनरल्स होने चाहिए हम्म। जो उनको ले, और उससे बच्चा फिर हेल्दी रहता है। बिल्कुल। यानी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई भी लापरवाही ना बरतें। और आपने कहा ना हाई इंटेंसिटी वॉइस में ना जाएं, जैसे ना म्यूजिक सुनना, डीजे के सामने जाना, या फिर लाउड वॉइस में घर में म्यूजिक सुनना, या आसपास में कोई ऐसी भारी मशीनें चल रही हैं उससे, मतलब इस तरह की वॉइस से बचना है, दूर रहना। तभी शायद पहले कहा जाता था, जो पुरानी बुजुर्ग औरतें कहती थी कि शांत रहिए और प्रभु के भजन में रहिए, जिससे कि आपका जी, एटमॉस्फेयर शांत रहे। तो आजकल का जो मॉडर्न जी, एरा है डॉक्टर साहब, उसमें लोगों को लगता है कि ये सब क्या दक्केनूसी ख्यालात हैं, लेकिन वो सभी साइंटिफिकली थे, और जिनको अलग अलग तरीके से सलाह के आधार पर परिवारों में बताया जाता था कि इस तरह की बातें आपको माननी है और समझनी है, जिसकी वजह से ऐसे ना हो। और जी, शायद यही रीज़न है कि इस आज़ादी ने बहुत कुछ खराब किया है, जिसका असर जो है आपकी जनरेशन पर और आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा यदि
खैर परिवार ध्यान रखते ही हैं खान पान का, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ साथ और पता चलता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है और आपको इलाज भी कराना ही है अब आगे चलकर, तो ऐसे बच्चों का खान पान और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, जो खान पान है बच्चों का भी, वो उसके पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है जो उनकी नर्व को डैमेज करता हो, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो उसकी नर्व को डैमेज करता हो। ये बहुत जरूरी है। और ये सब या तो ईएनटी सर्जन्स या कोई भी डॉक्टर, उनके फैमिली डॉक्टर इसको बता सकते हैं, जी। और ये इंटरनेट पे भी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे में भी और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें भी, कि कोई ऐसी दवाई या ऐसा खाना उनको ना दिया जाए जो उनके लिए हानिकारक हो जाए। जी, तो यानी कि बच्चों का खान पान का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज वगैरह डॉक्टर साहब जब तक इलाज चले या इलाज से पहले ऐसे बच्चों को किस तरह की एक्सरसाइज करानी चाहिए? एक्सरसाइज, जी जी जी। वो देखिए, एक्सरसाइज तो मैं ये मानता हूँ कि छोटे बच्चों में तो ऐसा कुछ एक्सरसाइज का कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो 5 साल तक के बच्चे हैं। पर जो और बच्चे हैं, अगर उनमें हम भ्रामरी कराते हैं, भ्रामरी एक तरह का योगा होता है, तो वो हमारी हियरिंग को अच्छा करता है। और दूसरा एक जो हम अपनी CO2 छोड़ते हैं सांस में, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको वापस लेते हैं तो उससे भी हमारी नर्व हेल्दी होती है। लेकिन उसको हम 3 से 4 बार ही दिन में कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। पर जो ये है, जो भ्रामरी है, उसकी ऑथेंटिसिटी मानी गई है, वो आयुर्वेद में भी है और लिटरेचर में भी है। जी, तो डॉक्टर साहब तो ये पूरा ये जो रहा कि बच्चों की प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से देखभाल करनी है, यदि बच्चे अगर पैदा होने के बाद बहरे हो रहे हैं तब किस तरह से देखभाल करनी है, खान पान कैसा रहेगा, खेल कूद में भी बच्चों को, तो ऐसे बच्चों को तो खेलने कूदने में बड़ी दिक्कत होती होगी घर में, परिवार में कैसे ध्यान रखें इन बच्चों का, जब जब सुन नहीं सकते तो फिर तो एक मॉनिटरिंग बॉडी वहाँ हर वक्त रहती होगी इनके आसपास में। जी जी जी, हाँ, उनको उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, उनकी केयर करना बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा और क्या क्या वजह हो सकती हैं, अगर कोई बात ऐसी रह गई हो तो आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। और जब पता चले कि आपका बच्चा बधिर है तो किस तरह से डॉक्टर से संपर्क करे और कैसे इसका इलाज की शुरुआत कर दे, और वो संकोच ना करे कि नहीं, क्या पता चलेगा कि हमारा बच्चा बहरा है तो क्या असर पड़ेगा। वो देखिए, वो उनके पेरेंट्स को सोचना है कि वो नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं या वो ऑपरेशन वाला ट्रीटमेंट चाहते हैं। जो नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं वो हमारे संपर्क में आ सकते हैं। हमारा नंबर है 9999673918। उनको हम अपनी पूरी प्रोटोकॉल बता सकते हैं कि कैसे उनको क्या क्या टेस्ट करके हमारे संपर्क में आना है। हमने ये पाया है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उनमें हमें 4 से 6 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो ए, बी और AB ग्रुप होता है उनमें 18 से 20 इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की हियरिंग नेचुरल वे में डेवलप हो जाती है। जी, और ये कितने समय का कोर्स है डॉक्टर साहब? ये हम अगर कोई हर हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगवाता है तो उसका करीब 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई 15 दिन में लगवाता है तो उसका 8 महीने में होता है। ये जो उसके पेरेंट्स हैं उन पे डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर में इंजेक्शन रिपीट हो जाए। यानी कि एवरेज जो हम ये मान के चलते हैं कि 8 महीने के अंदर बच्चा ये कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। नहीं खींच सकते क्योंकि उसका इंजेक्शन से ये है। इंजेक्शन लगने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई आगे कोई दवाइयां तो नहीं चलती? नहीं, आगे कोई दवाई नहीं चलती है। उनकी नेचुरल हियरिंग जब आ जाती है तो उसमें हमें सिर्फ सर्दी और जुकाम को बचाना है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ सर्दी से जुकाम को बचाना है डॉक्टर साहब, है ना? बाकी एक नेचुरल और एक हेल्दी लाइफ बच्चा जी सकता है आराम से, आराम से। जैसे
आर्मी की तैयारी करते हैं या अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जहां पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो क्या ऐसा बच्चा इस तरह के मेडिकल फिटनेस टेस्ट को नेचुरल वे में पास कर लेता है, या फिर वो आता है कि जी नहीं जी, आपने सर्जरी? वो पार कर लेता है। हम्म। और जो अगर किसी को मशीन लगी या ऑपरेशन के जरिए, तो वो आर्मी, पुलिस या इस तरह की जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके लिए फिजिकली फिट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो नेचुरल विधि से जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो इस तरह की जो जितनी भी आर्मी और पुलिस वाली सेवाएं होती हैं उनके लिए वो फिट होते हैं और अपने एग्जाम में पास भी होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस तरह के बच्चे जो हैं एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, चाहे वो आर्मी के लिए जाएं या पुलिस सेवा के लिए जाएं या ऐसी सरकारी सेवा के लिए जाएं जहां पर एक मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम पास करना होता है, उसमें वो नेचुरल तरीके से पास कर जाते हैं। यदि इस तरह की समस्याएं आपके परिवार में हैं या कहीं भी हैं, बच्चे अगर जन्म से बहरे हैं या फिर किसी कारणवश बहरापन आ गया है, तो उसका इलाज अब संभव है। सरकार भी इसका इलाज कर रही है। वो थोड़ा सा जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, कॉक्लियर प्लांट लगता है, महंगा है, और यदि पीआरपी इंजेक्शन के थ्रू आप इलाज करवाते हैं वो सस्ता पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हम रखें ख्याल आपका।